हेलो एवरीवन, वेलकम टू कृष्णा स्टडी पॉइंट। सीटेट यूपी टेट के मैथ्स प्रैक्टिस क्वेश्चन का सेट नंबर 8। चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से मुद्रा के योग का कौशल पढ़ाने के लिए सबसे उपयुक्त रणनीति कौन सी होगी? क्या पढ़ाना है आपको? मुद्रा के योग का कौशल पढ़ाना है, ठीक है। यानी कि क्या है? स्टडी टीच द स्किल ऑफ एडिशन ऑफ मनी, ठीक है। किस तरीके से आप बच्चों को सिखाएंगे कि वो पैसों को जोड़ सकें, आईसीटी का उपयोग करके या रोल प्ले का या मॉडलों का प्रयोग या बहुत सारी समस्याएं या प्रश्न हल करके आप सिखा पाएंगे। कौन सा आपको सबसे उपयुक्त लगता है? तो मुझे लगता है कि रोल प्ले जो है सबसे ज़्यादा उपयुक्त मेथड है। आप एक बच्चे को दुकानदार बना दीजिए, एक को ग्राहक बना दीजिए और इस प्रकार से आप बहुत अच्छे से बच्चों को समझा सकते हैं। और आजकल नकली जो बच्चों के खेलने वाले नोट्स वगैरह होते हैं या मनी होती है, उसके माध्यम से भी रोल प्ले करा करके और बहुत अच्छे से बच्चों को सिखाया जा सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 47। अपनी कक्षा में गुणा की अवधारणा को पढ़ाने के बाद एक शिक्षक ने अपने बच्चों से 48 को 4 से गुणा करने को कहा। उनके छात्रों में से एक ने इसे मौखिक रूप से हल किया। 48 को 4 से गुणा करने के लिए हम पहले 48 में 48 जोड़ते हैं, जिससे 96 बनता है और फिर 96 और जोड़ते हैं तो 192 बनता है। इस प्रकार उत्तर 192 है। गुणा की उसकी रणनीति के बारे में आप क्या कह सकते हैं? पहला ऑप्शन है कि बच्चे ने गुणा करने के लिए गलत विधि का उपयोग किया। संख्या को गुणा करने के लिए उसे स्थानीय मान एल्गोरिथम का उपयोग करना चाहिए। ये तो कहीं हद तक कंट्रोल कर रहा है ना, और इस प्रकार का नकारात्मक हम कभी नहीं उत्तर दे सकते। उसे गुणा की अवधारणा समझ में नहीं आई है, नहीं दे सकते। दी गई समस्या एक गुणा समस्या है और योग की समस्या नहीं है, ये भी बात नहीं कही जा सकती है, क्योंकि गुणा जो होता है वो अल्टीमेटली योग की ही प्रॉपर्टी है। उसने गुणा को बार बार योग के रूप में समझा, ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो उसने मल्टीप्लिकेशन का कंसेप्ट समझा है उसने बार बार ऐड करने के मतलब में समझा है, तो इसलिए उसने इस प्रकार से किया है, ठीक है। कभी भी नकारात्मक जो है उत्तर हम नहीं देंगे, तो ये एक सही अप्रोच मैंने आप लोगों को बता दी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बच्चों को समय की अवधारणा को प्रस्तावित करने के लिए प्रारंभिक गतिविधि के रूप में निम्नलिखित में से कौन सी की जानी चाहिए? बहुत बेहतरीन सा क्वेश्चन है। अगर आपको टाइम का कंसेप्ट समझाना है, घड़ी देखना सिखाना है, तो कैसे आप सिखाएंगे? समय से संबंधित वाक्यांशों के साथ पूर्व अनुभव के बारे में चर्चा करना, ये बिल्कुल सही है। पूर्व अनुभव के बारे में चर्चा करना, ये आपको अपने आप दिखता होगा कि बच्चों को पढ़ाने घड़ी में समय को कैसे पढ़ाया जाए, ये भी कोई मतलब नहीं है। बच्चों को पढ़ाना के बीते हुए समय की गणना कैसे करें, ये भी कोई मतलब नहीं है इस बात का। विभिन्न इकाइयों में समय का रूपांतरण, ये तो मैथमेटिकल आगे की बात हो गई। हमें पहले बात करनी है समय को समझाने की, कंसेप्ट को समझाने के लिए, तो अनुभवों के बारे में चर्चा करना ये ज़्यादा श्रेयस्कर रहेगा। नेक्स्ट 49। निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है? नहीं है पूछा है तो फिर भाई इंपॉर्टेंट हो जाता है। छात्र के विकास की निगरानी करना, ये तो करना ही चाहिए। निर्देशक निर्णय लेना, ये भी मेरे ख्याल से करना ही चाहिए, ठीक है। पाठ्यक्रम की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करना, ये भी ओके है। प्रदर्शन के आधार पर बच्चों की रैंक करना, कभी नहीं करेंगे आप। एक बच्चे के मान लीजिए 100 में से 100 मार्क्स आ गए और एक बच्चे के 50 आए 100 में से, तो आप कह दो कि यही बच्चा होशियार है, ये नहीं है, ये क्लास में फिसड्डी बच्चा है, ऐसा नहीं कुछ कहेंगे। आप रैंकिंग नहीं करेंगे बच्चों की, ये हमारे मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं होता है। मूल्यांकन का उद्देश्य है कि हम उनकी जो विकास है उसका निगरानी करें, कुछ उचित निर्णय लें, ठीक है ना, जो कि इंस्ट्रक्शन टाइप के हों, और पाठ्यक्रम की प्रभावशीलता को हमें पता चले कि हमारा जो पाठ्यक्रम है वो किस डायरेक्शन में जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे अधिक उपयुक्त है? कौन सी विधि उपयुक्त होगी? इससे पहले भी इस टाइप का एक आध क्वेश्चन आया है, ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं कई बार। तो गणित में सबसे ज़्यादा जो उपयुक्त होती है वो समस्या समाधान विधि उपयुक्त होती है। कोई प्रॉब्लम है और विशेष रूप से अपने डेली लाइफ की प्रॉब्लम्स हों, तो उन प्रॉब्लम और आप लोग देखेंगे तो वहाँ पर जाकर के आपको एक मैथमेटिकल में जो कॉम्पिटेंसीज होती हैं, मैथ्स में 4 कॉम्पिटेंसीज के अंतर्गत हम बात करते हैं कि बच्चे को नॉलेज होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ठीक है, और उसमें में सबसे लास्ट में आती है हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, ठीक है। तो ये एबिलिटी उसके अंदर आनी चाहिए, तो हम इसी मेथड का प्रयोग करते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड का प्रयोग करके सबसे अधिक उपयुक्त होती है उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित पढ़ाना, ठीक है। नेक्स्ट है आपका उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक आवश्यक है? देखिए ये भी एक समस्या को कई बार हल करना, ये तो कभी नहीं हो सकता, ये तो रटने वाली चीज़ हो गई,
ठीक है ना। किसी समस्या को हल करने के विभिन्न तरीकों की खोज करना, ये बिल्कुल ठीक है। सभी सूत्रों को याद करना रटने वाली बात है, शिक्षक बोर्ड पर जो लिखता है ये भी नहीं। मतलब नकारात्मक अप्रोच तो हमें चाहिए ही नहीं। हमें बच्चे को विकास करना है ना, हमें केवल ये नहीं कि उसको जो 10 क्वेश्चन एक्सरसाइज में वो उसने कर लिए तो वो होशियार हो गया। हमारा जो उद्देश्य है उसको बच्चे को गणित पढ़ाने का वो ये है कि जब भी वो अपने जीवन में समस्याएं देखे तो उनसे सामना कर सके और उनका समाधान ढूंढ सके। ठीक है, तो आपकी अप्रोच बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। बस एग्जाम हॉल में जब भी आप बैठें और पेपर आपके सामने आए तो आपको जो जो सावधानियां रखनी है इस पर भी हम एक वीडियो लेकर के आएंगे, और उस वक्त आपको केवल अप्रोच आपकी अच्छी हो, पॉजिटिव वे में आपकी अप्रोच हो। उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित की कक्षा में उपयोग होने वाली पूछताछ की रणनीति क्या होगी? तो क्या होगी? रणनीति को हतोत्साहित करना चाहिए क्योंकि यह उस बच्चे को नीचा दिखाती है जो उत्तर देने में असमर्थ है। देखिए फिर से समझ लीजिए क्वेश्चन क्या है। उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित की कक्षा में उपयोग होने वाली पूछताछ की रणनीति। जब हम बच्चों से कुछ पूछना शुरू कर देते हैं कि तुम पहाड़े सुनाओ या तुम ये सुनाओ या ये हमने काम दिया था, कल क्वेश्चन दिया था वो बताओ, तो ये जो रणनीति है इसको हमें अपनाना चाहिए या क्या करना चाहिए उसके बारे में कहा गया। तो इस रणनीति को हतोत्साहित करना चाहिए। यह कक्षा को कोलाहलपूर्ण बनाती है क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा बात करेंगे। क्या आप समझते हैं इसके विषय में, ये आपसे पूछा जा रहा है। बच्चों के बीच तनाव पैदा कर सकती है, तो ये तो इन सब में तो मैं नहीं जाऊंगा, तनाव का कोई मतलब ही नहीं बनता है। बच्चों को उनके विचार या समझ व्यक्त करने और आलोचनात्मक रूप से सोचने में मदद करती है, ये बिल्कुल ठीक है। जब तक हम कम्युनिकेशन नहीं करेंगे बच्चों से तब तक हम बात ही नहीं कर पाएंगे कि समस्या कहाँ है या समस्या का समाधान कैसे निकालना है। ठीक है, बच्चों से ही बात करके पूछताछ की जो रणनीति है उसी के तहत बच्चों की क्या इनोवेटिव आइडियाज़ हैं उनके मन में वो हम निकलवा पाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं। एक शिक्षक ने कक्षा 8 के बच्चों को क्षेत्रफल मापन सिखाया, लेकिन उनके कई छात्र क्षेत्रफल और आयतन की विभिन्न इकाइयों के उपयोग के बीच उलझन में हैं। बच्चों के इस तरह के भ्रम का कारण क्या हो सकता है? यानी बच्चे क्षेत्रफल और आयतन के कंसेप्ट को नहीं समझ रहे हैं, उसकी जो इकाई है, यूनिट है, उसी में कन्फ्यूज हो रहे हैं। तो क्या समस्या रही होगी? बच्चों को क्षेत्रफल की इकाइयों का उपयोग नहीं आता था, ऐसी बात नहीं है, यही तो समस्या है। बच्चों ने विभिन्न इकाइयों को याद नहीं किया है, याद करने का कुछ मतलब ही नहीं है। मैथमेटिक्स में अलग अलग इकाइयों को उनके दैनिक जीवन से संबंधित किए बिना सभी को एक साथ बताया गया। हाँ, ये बिल्कुल सही है क्योंकि सभी को आपने एक साथ बता दिया, इसी वजह से वो कंफ्यूज हो रहा है कि कौन सी जगह कहाँ लगानी है। ठीक है, ये भी एक कठिन विषय है, ये भी एक नेगेटिव अप्रोच है, तो ये तो मतलब ही नहीं बनते उत्तर। ठीक है, तो ये आपका थर्ड ऑप्शन एकदम सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कक्षा में गणितीय वार्तालाप को प्रोत्साहित करने का सबसे उपयुक्त उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा हो सकता है? गणितीय विवरणों के बारे में बात करते हुए और उनका उपयोग करते समय बच्चों को एक सटीक भाषा का उपयोग करने में सक्षम होना चाहिए। गणित से डरने वाले बच्चों को कक्षा में आपस में बातचीत करने अंतःक्रिया में सक्षम होना चाहिए। गणित के विषयों के बारे में कक्षा में बहस को आयोजित करना। इनमें से कौन सा आप लोगों को सही ज़्यादा लग रहा होगा? मुझे लग रहा है पहले वाला ही ज़्यादा अच्छा है क्योंकि प्रमेय और सूत्रों तक तो हम बात ही नहीं करेंगे, बहस नहीं कह सकते हम उस चर्चा को, ये ज़्यादा ठीक है। भाषा का उपयोग करने में सक्षम होना चाहिए, सटीक। ठीक है, तो 54 का हम कहेंगे पहला वाला उत्तर ज़्यादा ठीक है। ठीक है, ठीक ये भी है, दूसरा वाला भी, लेकिन पहला वाला ज़्यादा उचित है। ठीक है, चलिए 55 की बात करते हैं। गणित में नैदानिक परीक्षण का उद्देश्य क्या है? रिमेडियल क्लासेस जो होती हैं उसका क्या मतलब है? ठीक है, पर्पज ऑफ द डायग्नोस्टिक टेस्ट, कैसे हम बच्चों का निदान करते हैं उनकी समस्याओं को। बच्चों की समझ में अंतर जानना या माता पिता को प्रतिक्रिया देना या प्रगति रिपोर्ट बनना या अंतिम अवधि की परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र की बनना। ये नकारात्मक है, प्रगति रिपोर्ट बनना नकारात्मक है, माता पिता को प्रतिक्रिया देना और बच्चों की समझ में अंतर जानना, इन दो में से सबसे श्रेष्ठ का चुनाव करना है आपको। ठीक है ना, तो बच्चों की समझ में अंतर जानना ये ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, माता पिता को तो ये सबसे लास्ट की बात है कि आप सबसे लास्ट में जाके उन्हें सूचित करेंगे। पहले आप ही के ऊपर उत्तरदायित्व है कि आप उसके बच्चे की जो कमियां हैं या जो भी समझ में अंतर है उसे जानिए और उसके हिसाब से अपने जो विधियां हैं पढ़ाने की उसमें अंतर करिए जिससे वो बच्चा भी सीख सके। रिमेडियल टीचिंग इज हेल्पफुल फॉर, उपचारात्मक शिक्षण सहायक है किसके लिए? पूरी कक्षा को पढ़ाने के लिए या पाठ की पुनरावृत्ति के लिए, खेल मार्ग विधि द्वारा शिक्षण के लिए या कमजोर छात्रों के सीखने की कठिनाई को दूर करने के लिए? तो ऑब्वियसली बात है कि आपको सीधा पता चल रहा है कि यही इसका करेक्ट आंसर है। रिमेडियल जो है वो उपचारात्मक है, तो कमजोर बच्चों के लिए। निम्नलिखित में से कौन सी एक गणितीय प्रक्रिया नहीं है? देखिए नहीं है पूछा है। मानस दर्शन बिल्कुल है, रटना कभी भी गणितीय प्रक्रिया नहीं हो सकती भाई।
आंख बंद करके उत्तर दे दीजिए। रटना हमारे यहाँ मैथमेटिक्स में नहीं चलता, ठीक है। आकलन हो सकता है, मापन हो सकता है, मानस दर्शन तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ही मैथमेटिक्स के लिए, ठीक है। विजुलाइजेशन तो है ही सबसे श्रेष्ठ, ठीक है। नेक्स्ट, गणित सीखने में त्रुटियां एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, यह कथन है। ये किसका कथन है? ये असत्य है, क्योंकि लापरवाही के कारण त्रुटियां होती हैं, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। ये तो नेगेटिव वे में हो गया आंसर। सत्य, क्योंकि त्रुटियां बच्चे की सोच को दर्शाती हैं, मतलब ही नहीं है, बच्चे की सोच नहीं हो सकती त्रुटियां। असत्य, क्योंकि गणित सटीक है, ये भी गलत बात है। गणित सटीक बेशक है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि त्रुटियां हों। सत्य, क्योंकि त्रुटियां प्राप्त अंकों के बारे में प्रतिक्रिया प्रदान करती हैं, ये बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। तो 58 का आपका आंसर हो जाएगा 4। नेक्स्ट, आकार पढ़ाते समय एक शिक्षक ऐतिहासिक स्थानों की यात्रा की योजना बना सकता है, क्योंकि वाई टीचिंग शेप्स अ टीचर कैन प्लान अ ट्रिप टू हिस्टोरिकल प्लेसेस एज। अवकाश समय प्रदान करने की आवश्यकता है, क्योंकि अधिकांश पाठ्यक्रम समय पर पूरा हो चुका है, ये तो मतलब ही नहीं है। फिर वही चीज़ें नेगेटिव रूप से आ रही हैं सामने, ठीक है। यह संचार कौशल में सुधार करने का अवसर, ये भी मतलब आकार हर वास्तुकला का एक अभिन्न हिस्सा है और इस तरह यात्रा विषय में संबंध को प्रसाद, ये बिल्कुल ठीक जवाब है, ठीक है ना। तो शिक्षा बोर्ड द्वारा फील्ड ट्रिप की सिफारिश की जाती है, इसलिए इसका आयोजन अवश्य किया जाना चाहिए, मतलब ही नहीं बनता, ठीक है। तो देखिए सी तो इसमें भी है और सी इसमें भी है, सी इसके साथ बी और आ रहा है, तो संचार कौशल में सुधार का तो कोई मतलब ही नहीं है, तो ये गलत हो गया, सी ही करेक्ट है, यानी सेकंड वाला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। एक छात्र को एक घन की सतह का क्षेत्रफल निकालने के लिए कहा गया था, उसने आयतन निकाला। घन की सतह का क्षेत्रफल निकालने के लिए कहा गया था और निकाला उसने आयतन, वॉल्यूम निकाल लिया। तो क्या है कारण इस त्रुटि का? छात्र कक्षा को उबाऊ पाता है क्योंकि उसे गणित की कक्षा पसंद नहीं है, ये तो नहीं हो सकता। छात्र उस कक्षा में अध्ययन करने के लिए उपयुक्त नहीं, ये भी कोई मतलब नहीं। छात्र सतह का क्षेत्रफल और आयतन की अवधारणा को समझने में सक्षम नहीं है, ये हो सकता है। छात्र सतह का क्षेत्रफल और आयतन की अवधारणा को समझ गया, ये भी नहीं है। समझ गया होता तो गलत क्यों निकालता? सी चाहिए केवल हमको, तो ये पहला वाला ऑप्शन आपका करेक्ट उत्तर है, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ आप पेपर में जब जाएंगे तो वहाँ एक सब्जेक्ट का चुनाव करते समय क्या सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारी भाषाएं वहाँ आती हैं, कई बार बच्चे कुछ ऐसी गलती कर देते हैं जिसकी वजह से फिर उनकी OMR चेक नहीं होती है। तो वो भी मैं एक वीडियो बना रहा हूँ, उसको आप ज़रूर देख लीजिए, पेपर जब देने जाएँ उससे पहले उस प्रकार की कोई मिस्टेक ना करें, ठीक है। वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर जरूर करते रहिए और अपने साथी छात्र छात्राओं को अवश्य बताइए वीडियो के बारे में, और इसी प्रकार कृष्णा स्टडी पॉइंट साथ बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।